गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य कतई ये नहीं है कि मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना है जिससे कि जो मृदा है उसका उपजाऊपन निरंतर कम हो रहा है। साथ ही साथ मरुस्थल की जैसी विशिष्टताएं यानी उनकी जैसी समानताएं धीरे धीरे उस स्थान पर विकसित होने लगती हैं। उसमें मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, मानवीय गतिविधियां भी हैं जो कि शुष्क इलाकों के अंतर्गत वर्षा की कमी और भी कुछ प्राकृतिक कारकों के कारण भी जो भूमि है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगती है। ज़मीन की उत्पादन क्षमता का निरंतर ह्रास होने लगता है और इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है, कृषि की उत्पादकता कम होने लगती है, पशुधन एवं जलवायविक घटनाएं भी प्रभावित होने लगती हैं। मरुस्थलीकरण के क्या कारण हैं? मरुस्थलीकरण के कुछ कारक हमारे मानव निर्मित हैं, जैसे कि अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई के कारण भूमि की उपयोगिता और उत्पादकता का नाश होने लगता है और जैव विविधता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम 2005 और 15 के बीच की बात करें तो भारत ने लगभग 31% घास के मैदानों को खो दिया है। दूसरा कारक है वनों की निरंतर कटाई। वन जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन सोर्स हैं। उनको हम निरंतर कम करते जा रहे हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसें जो है उनमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो भी एक कारक है। साथ के साथ हमारे खेती के जो तरीके हैं उनके कारण भी निरंतर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे काटो और जलाओ पद्धति, स्लैश एंड बर्न जिसे हम कहते हैं, उस कृषि पद्धति के अंतर्गत मिट्टी के कटाव से खतरा और बढ़ता चला जाता है। जैसे हम अभी देखते हैं पराली जलाई जाती है किसानों के द्वारा, उससे भी भूमि की जो उत्पादकता है वो उसमें निरंतर कमी आती जाती है। साथ के साथ उर्वरकों का अति प्रयोग, जो हमारे किसान हैं, आधुनिक किसान, वो अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। और अतिवृष्टि से मृदा की जो ऊपरी परत है वो कई बार बह जाती है, वो भी एक कारक है। उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको किस तरीके से संतुलित किया जाए, ये किसानों को विभिन्न आधुनिक तरीकों के माध्यम से सीखना होगा। मरुस्थलीकरण के क्या कारण हैं उन्हें हम जानें। अत्यधिक चराई के बारे में मैंने आपको बताया था, उपयोगिता और ये सब मैंने आपको ये वापस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेती के तरीकों को मैंने बताया और जलवायु परिवर्तन जिसमें मुख्य कारक है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत तापमान जो है वो बढ़ता है और वर्षा की निरंतरता में कमी यानी वर्षा दिनों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सौर विकिरण, यानी सौर विकिरण से यहाँ पे तात्पर्य है हमारा कि जो सूर्य से पृथ्वी पर ताप आता है वो विभिन्न जो हमारी गैसें हैं उनके माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः वो लौट नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो पृथ्वी है उसके तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो एक कारक है। हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न, जो उनका पैटर्न है उसमें निरंतर बदलाव हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे प्राकृतिक एवं मानवीय कारक हो जाते हैं कि जिसके फलस्वरूप किसी भी स्थान विशेष के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमारे जलवायु को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन
ये कारक भी हैं हमारे जो कि निरंतर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। फिर पानी का क्षरण यानी पानी बह जाता है प्राकृतिक कारकों से, तो अतिवृष्टि हो गई जिससे मृदा की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है। पानी के अत्यधिक बहाव के कारण वो भी एक कारक है। इससे उपजाऊ मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है पानी के कटाव के माध्यम से। तो ये कारक जो है समस्त एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं, तो इसलिए हम इनको अलग अलग ढंग से या एक ही रूप में समझ सकते हैं। यह बैडलैंड स्थलाकृति की परिणति होती है जो अपने आप में मरुस्थलीकरण का प्रारंभिक चरण है। यानी बैडलैंड से तात्पर्य है हमारा कि ये फर्स्ट स्टेज हमारी मरुस्थलीकरण की का प्रारंभिक या फर्स्ट स्टेज है जो कि सबसे पहले बैडलैंड में होती है। धीरे धीरे जब उसका अतिरेक हो जाता है तो वो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आ जाती है। फिर हवा के कटाव से के फलस्वरूप भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत कि निरंतर हवा का वेग तेज है और उसी तरफ प्रसरण जो है वो बढ़ता जा रहा है, रेत का अतिक्रमण होता जा रहा है, बालू के टिब्बे जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो जिससे भूमि की उर्वरकता या जो भूमिगत जल है उसमें निरंतर कमी आने लगती है और मरुस्थलीकरण और बढ़ता जाता है। और यह उन क्षेत्रों के अंतर्गत पहले थोड़ा सा बढ़ता है, संवेदनशील होता है, फिर और अतिरेक हो जाता है, फिर वो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत बदल जाता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको